नमस्कार, SRB न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कोरोना के बाद एक और बीमारी जो लोगों को जकड़ रही है, जो संक्रमित कर रही है, लगातार उससे भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, वह है ब्लैक फंगस। यह ब्लैक फंगस क्या है और इससे किस तरह से लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसी बात की जानकारी हम लेंगे आज डॉक्टर अलका रानी जी से, जो अयोध्या मेडिकल कॉलेज में तैनात है। तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर अलका रानी जी। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर ये ब्लैक फंगस क्या है? कोरोना के बाद यह नया नाम आया है। जी नमस्कार। IBN भारत की संपूर्ण टीम को मेरा हृदय से आभार और आपके प्लेटफॉर्म से सभी देशवासियों को भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, अभी आपने जो प्रश्न पूछा है कि ब्लैक फंगस क्या है, क्या ये कोरोना का दूसरा रूप है, तो सबसे पहले बताना चाहूंगी कि कोरोना का दूसरा रूप नहीं है और ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। ये जो फंगस है ये एनवायरनमेंट में पहले से प्रेजेंट था और हमेशा रहता ही है। डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति हैं जो इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता, जो इम्यूनिटी होती है, वो कितनी स्ट्रांग है। इसको मिकोर माइकोसिस भी कहते हैं और एक जो इसका टिपिकल डिजीज का नाम है वो राइनो और वाइटो सेरेब्रो म्यूकोर माइकोसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी नोज से हमारी जो ऊपर के जबड़े की हड्डी होती है, जिसे हम साइनसेस या मैक्सिला कहते हैं, उसको क्रॉस करते हुए हमारी आंख तक जाता है और सबसे लास्ट में जब सिवियरिटी की तरफ जा रहा होता है तो ये हमारी ब्रेन में पहुंचता है और जानलेवा होता है। कह सकते हैं कोरोना के जितना ही जानलेवा है और उससे भी ज्यादा घातक हो सकता है अगर समय से इसके जांच और इसके बारे में ध्यान नहीं दिया तो संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चले कि लोग ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं? तो इसके लिए कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। ये सभी को नहीं होता है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ हाई रिस्क कैटेगरी के लोग हैं या पेशेंट्स हैं, मैं कहना चाहूंगी, जो इस बीमारी से संक्रमित होने के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। वो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? जैसे जिनको पहले से डायबिटीज है और डायबिटीज कंट्रोल्ड नहीं है, जो कोरोना से संक्रमित है और जो अस्पताल में भर्ती है, अस्पताल में भर्ती हुए 3-4 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती होने के बाद वो ऑक्सीजन थेरेपी पे है या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर पे उनका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कैसे पता चलेगा? जो लक्षण होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारी नाक के द्वारा ही ये जो फंगस है, जो म्यूकस हमारा म्यूकोर माइकोसिस है, जो ब्लैक फंगस है, वो जाता है। शुरुआती लक्षण में जैसे ही नाक में जाएगा तो आपको ये जो नाक के अंदर की झिल्ली होती है, जिसे नेजल म्यूकोजा कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने के तुरंत बाद ही हमारी नाक से पानी जाना या फिर हमारी नाक से कुछ गाढ़ा सा स्राव जाना, जो उसमें खून के कलर की या रंग की एक गुलाबी सी या लाल रंग की टिंज भी हो सकती है, या फिर खून का सीधे नाक से आना भी हो सकता है। ये बहुत शुरुआती लक्षण है। हो सकता है मरीज को बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा हो, बुखार आ रहा हो। जैसे जैसे ये फंगस हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाता है, हमारा नाक से क्रॉस होते हुए आपकी जबड़े की हड्डी में जाता है, तो ये उस एरिया को सुन्न करने की क्षमता रखता है। आपको नाक के इस स्थान पर, जो हमारा ब्रिज होता है, जो फोरहेड और नाक को जोड़ता है, यहाँ पर आपको कुछ कलर में चेंज दिखेगा या स्वेलिंग दिखेगी। आपको आपकी आंख के चारों तरफ कुछ कलर में चेंज दिखेगा या स्वेलिंग दिखेगी। तो ये सारे बहुत शुरुआती लक्षण होते हैं जो हमें पेशेंट्स को, या तो वो अपनी समस्या बता रहा है कि मेरे साथ हो रहा है, या फिर वार्निंग साइंस की तरह से आपको इन चीजों को अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि ये चीजें हो सकती हैं और इनसे हमें पता चलेगा कि ये फंगस जो है वो इन्फेक्ट कर चुका है। जी डॉक्टर साहब, एक बात और सामने आती है कि आखिर ये फंगस जो आप बता रही हैं कि जो कोरोना से जो पीड़ित हो चुके हैं, यानी संक्रमित हो चुके हैं, और अगर कोरोना को मात दे चुके हैं तो उनको ज्यादा प्रभावित करता है। क्या सामान्य जो जनजीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो अभी कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं, क्या उनके लिए भी यह घातक है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। हाँ, उनके लिए भी घातक है। जैसे कि मैंने बहुत शुरुआत में ही आपसे कहा कि हाई रिस्क कैटेगरी पीपल है जिनको होने के लिए ज्यादा इसके ससेप्टेबिलिटी है। जैसे डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, किसी ने अपना कोई शरीर का कोई अंग दान किया है, जिसको हम लिवर ट्रांसप्लांट या आपका किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं, ऐसे लोग
जिनको कोई पहले से कैंसर की कोई शिकायत है, और कैंसर में भी विशेषतः अगर खून के कैंसर की बीमारी की हिस्ट्री है पेशेंट को और उसे कोरोना भी नहीं हुआ है, तो ऐसे लोग भी हाई रिस्क कैटेगरी में होते हैं कि वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। अब बात आती है कि जो कोविड से ट्रीटमेंट ले चुके हैं, जो ठीक हो चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी कि वो भी हाई रिस्क कैटेगरी पे हैं, क्योंकि कोरोना का ट्रीटमेंट देते वक्त जो एक मेडिसिन का नाम आपने सुना होगा कि जो बहुत ज्यादा परेशानी वाली स्थिति होती है, गंभीर अवस्था में जब पेशेंट को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही होती है, SpO2 लेवल डाउन जा रहा होता है, तो हम लोग स्टेरॉइड्स देते हैं। एक और ड्रग जो अगर आप चिकित्सक की परामर्श से नहीं ले रहे हो, उसका आप अनजुडिशियल और बिना सुपरविजन के यूज कर रहे हो, जिसका नाम है टोसिलीजुमाब। इस दवाई के यूज से भी पेशेंट इस रिस्क की तरफ जाता है। अगर हम स्टेरॉइड्स का सेवन पेशेंट का इलाज करते वक्त चिकित्सक की परामर्श के दौरान ही करें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टेरॉइड्स एक तरफ ये दो-धारी तलवार की तरह से कार्य करता है, एक तरफ आपको मृत्यु में जाने से बचा रहा है, क्योंकि यही वो एक रामबाण है जो उस वक्त पे पेशेंट की जो कोरोना से संक्रमित है, गंभीर हालत में है, उसको बचाने के लिए कारगर है। लेकिन अगर हम भविष्य के उसके साइड इफेक्ट्स हैं उसको देखते हुए चले, तो ये बॉडी की इम्यूनिटी को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है, और वो इस तरीके से करता है कि जो ये फंगस है जिस तरीके से लोगों को संक्रमित कर रहा है, बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जा रही है, और वो ऐसे लोगों को जो रिकवर हो चुके हैं, जिनको डायबिटीज है या कोई और कोमोर्बिडिटी है, वो बहुत ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं, और ये उस स्टेज में कोरोना से ज्यादा जानलेवा साबित हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिर जो कोरोना से संक्रमित होकर स्वस्थ हो चुके हैं, कोरोना का मात दे चुके हैं, उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि जिससे कि ब्लैक फंगस से बचे रहें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और शायद आपके प्लेटफॉर्म से सब लोगों के पास तक जाएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि लोग इस जानकारी को समझें। इस बीमारी को अगर सबसे पहला काम डॉक्टर्स के साइड से होना चाहिए कि जैसे ही वो पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज अब बहुत ज्यादा हमारे भारत में भी केसेस बढ़ रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, इस ब्लैक फंगस के, तो वो पेशेंट के अटेंडेंट को कुछ वार्निंग साइंस पेपर पे लिख कर दें कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स या साइंस दिखते हैं, तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए, उसमें अनदेखी नहीं करनी है। अगर अब हम मरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उन्हें किन सावधानियों को बरतना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, आप ऐसे नहीं है जैसे नॉर्मल व्यक्ति हैं परिवार के, तो आपको ज्यादा सकारात्मक रहने की जरूरत है, ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको अपनी साफ सफाई, जिस एनवायरमेंट में आप हैं उसकी साफ सफाई, क्योंकि ये जो कीटाणु है, जो जीवाणु है, ये वातावरण में है, ये आपको तब अटैक कर रहा है जब इसको लग रहा है कि ये कमजोर हो गया है इंसान जो सामने वाला है। आपको सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और आपको किसी भी लक्षण के, अगर ये जितने आपको मैंने लक्षण बताए हैं, ये आने पे अपने परिवार वालों को, चिकित्सक को सूचित रखना है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी डाइट को स्ट्रॉन्ग रखना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। बीटाडीन गार्गल को, जो कि कोरोना के मरीजों को भी लगातार ये हिदायत दी जा रही है कि जो बीटाडीन गार्गल जिसमें पोविडीन आयोडीन होता है, उसके कुल्ले नियमित रूप से करें, बिना पानी मिलाए, सुबह शाम, क्योंकि वो आपके जो नाक से अगर आपने ड्रॉपलेट्स को लिया भी है तो थ्रोट में जाने से पहले ही आपको पोविडीन आयोडीन उसके संक्रमण को कम करने के एक बहुत ज्यादा उसका असरकारी सिद्ध होती है। तो आपको कुल्ला करना है, आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, और आपको भाप भी लेना है, इनहेलेशन जो आपको स्टीम इनहेलेशन है वो भी लेना है, और सबसे ज्यादा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। जी डॉक्टर साहब, एक बात और है कि ये भी जानकारी में आई है कि ब्लैक फंगस जो है धूल मिट्टी में ज्यादा पाया जाता है, तो ये क्या सत्य है क्या असत्य है, इसके बारे में तो आप ही बताएंगी। लेकिन अगर धूल मिट्टी में पाया जाता है तो गांव में भी कोरोना से लोग संक्रमित हो रहे हैं, और ऐसे में गांव में धूल मिट्टी बहुत ही ज्यादा, ये कहिए कि लोग धूल मिट्टी में ही रहते हैं, एक तरह से खेतीबाड़ी का काम होता है, तो ऐसे में उनसे कैसे बच सकते हैं अगर धूल मिट्टी की बात आती है और उसमें ये ब्लैक फंगस पाया जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली धूल मिट्टी का जो आपने बात बोली है, धूल मिट्टी का मतलब केवल यही नहीं होता है कि आप धूल मिट्टी के पास गए
तो धूल मिट्टी ने आपको इफेक्ट किया। एनवायरनमेंट में भी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ये फंगस जो होता है ये भी इसी तरीके से पूरे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। तो जो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैंने बताई हैं पहले भी, मैं फिर से बताना चाह रही हूँ, पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। आपको अपनी साफ सफाई का ध्यान, अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप धूल मिट्टी से भी संक्रमित हो रहे हैं, तो आप आकर के, अगर आप घर में आ रहे हैं तो अपनी पूरी पर्सनल हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिसमें आपने पूरी अपनी बॉडी को अच्छे से साफ सफाई रखनी है, अपने हाथों को अच्छे से धोना है। परिवार में व्यक्ति कोई संक्रमित है तो उसको पूरे जो आपके बचाव के तरीके हैं उनके नियमों का पालन करना है। तो इस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो एक सवाल पैदा होता है वो केवल आपके जो आप शरीर है सामान्य व्यक्ति का भी और किसी संक्रमित व्यक्ति का जो कोरोना से भी संक्रमित हुआ है, वो इम्यूनिटी का ही है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता का है। आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए और आप इससे बच सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और कि जैसे कोरोना से जो संक्रमित हैं उनसे दूरियां बनाई जाती हैं कि 2 गज की दूरी रखिए, तो क्या अगर जो ब्लैक फंगस से भी व्यक्ति अगर जो प्रभावित है या संक्रमित है, तो क्या उस परिस्थिति में भी उससे दूरियां बनानी जरूरी है? हाँ, ये इस इन्फेक्टिविटी रेट जो कहना चाहिए क्रॉस इन्फेक्शन वाली जो रेट है वो कोरोना की कंपैरेटिवली कम है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा जो बचाव के तरीके हैं वो आपको इसमें भी अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि फंगस पूरी तरीके से एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो किसी को भी किसी वक्त भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो आपको बचाव के नियम का जो केयर टेकर है, जो उस पेशेंट की का देखभाल कर रहा है, उसको तो मास्क और वो सारी चीजें जैसे आप कोरोना के पेशेंट को के लिए ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग में ला रहे हैं तरीकों को, उसी तरीके से आपको इस बीमारी के से ग्रसित लोगों के इलाज के समय भी, उनकी केयर के समय भी आपको उन सभी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लैक फंगस पे आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे दर्शक इस जानकारी को प्राप्त करके काफी लाभान्वित होंगे। जी धन्यवाद आपका, हमारे इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, अपना समय दिया। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि कोरोना के जो ब्लैक फंगस है, वह ब्लैक फंगस जो कोरोना से पॉजिटिव होकर के स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि नेगेटिव हो चुके हैं, उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा है और उनको बचने की आवश्यकता है। और हमारे जो डॉक्टर अलका रानी जी ने जो सलाह दी है, वो उस सलाह को आत्मसात करें और इस ब्लैक फंगस से भी बचें। नमस्कार।